हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, इसके पीछे के आर्गूमेंट्स क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कॉमनली आए हुए हैं, आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी, कैसे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी बातें जितने भी हम डिस्कस करेंगे सब समझ में आ जाएंगी। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमारा वीडियो में जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इस समय में सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, अगर हम देखें सर्वाइवल के लिए, किसी भी स्पीसीज़ के लिए वो बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्टेंस होना है, तो उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम ये समझना चाह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, हमें प्रिजर्व क्यों करना चाहिए, हमें बचा के क्यों रखना चाहिए, संरक्षित क्यों करना चाहिए। इसके पीछे के जो रीजंस हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जितने हमें फ़ायदे मिल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के होने से, तो इसलिए उन फ़ायदों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से फ़ायदे हैं जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने से मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे अगर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगी तो इसके पीछे के बहुत सारे रीजन्स हैं, वह हम डिस्कस करेंगे। देखो, पहला कि रीजन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में डिवाइड करके इसको जो है स्टडी करने की कोशिश की गई है। कुछ हैं नैरो यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, जो कि हमें कंजर्व करने के लिए हमें नैरो यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स पे डिपेंड रहना होता है, या फिर ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट्स हैं। तो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे इनके बारे में, इनका मीनिंग क्या है, नैरोली का मतलब क्या है, या ब्रॉड का क्या है, या एथिकल आर्गूमेंट जो दिए गए हैं उन सब का यहाँ पे क्या रिलेवेंस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नैरो का मतलब सिंपली है कि बेटा जैसे छोटे स्केल पे जो फ़ायदे हमें मिलते हैं, छोटे छोटे फ़ायदे जो मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी के होने से। ब्रॉड का मतलब है जो लार्ज स्केल पे अगर हम देखें फ़ायदे उनको, तो ब्रॉड स्केल हो जाता है। और एथिकल हमारी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम नैरोली को देखते हैं। देखो, नैरोली यूटिलिटेरियन कह रहे हैं कि ह्यूमन ड्राइव्स, एनसीईआरटी में जो गिवन है बेटा उतना ही समझना है, उतना ही हमने यहाँ पे लिखा है, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, ह्यूमन्स ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर की, बता रहे हैं कि ह्यूमन्स जो हैं बहुत सारे अनगिनत नंबर के, बहुत सारे अनगिनत नंबर के डायरेक्ट इकोनॉमिक हम बेनिफिट फ़ायदे उठाते हैं नेचर से। जैसे कि हमें फूड देता है नेचर, हमें क्या देता है, फूड। हमारे सीरियल्स जो है नेचर से आते हैं, पल्सेस से हमें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी के पार्ट से मिलती है, प्लांट से मिलती है। फायरवुड, हमें प्लांट से फायरवुड प्राप्त होती है, तो इसलिए फायरवुड भी हमें जो है बायोडाइवर्सिटी के होने से मिल पाती है। प्लांट्स नहीं होंगे तो फायरवुड नहीं मिलेगी। फाइबर मिलता है, आपको पता है जो प्लांट से, प्लांट से ही बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, कपड़ा भी बनाया जाता है, पेपर भी बनाया जाता है। तो ये सारे फाइबर कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ही। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा कहाँ से आता है बेटा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी हम किस पे डिपेंड है, मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे लकड़ी चाहिए, लकड़ी से बनी हुई चीज़ें चाहिए, तो वो सब हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें प्लांट से मिलती हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं बहुत सारे हमें। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि डाइज मिलती हैं बेटा, नेचुरल डाइज जो होती हैं वो प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं। रेजिन्स मिलते हैं, ये भी जो है प्लांट से ऑब्टेन प्रोडक्ट्स हैं। परफ्यूम्स जो हैं ये भी प्लांट बेस्ड होते हैं बेटा। उसके अलावा लुब्रिकेंट्स हमें मिलते हैं, टेनिन्स मिलते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे सारे प्रोडक्ट्स जो कमर्शली जो एस्टिमेट किए जाते हैं और इनका यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर आता है बेटा नेक्स्ट एडवांटेज हमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में बताना चाह रहा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट, कह रहा है कि जितने भी ड्रग्स हैं उसमें से 25% जो सोल्ड हो रही है मार्केट में, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट से ऑब्टेन होती हैं बेटा। तो केमिकली सिंथेसाइज भी हो सकती है ड्रग, लेकिन बता रहे हैं कि 25% जितने भी ड्रग्स हैं, तो 25% में अगर मान लो 100 ड्रग है, 100 में से 25 कहाँ से आ रही है, प्लांट से ड्राइव हो रही है। बाकी सोर्सेज जो हैं अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतने ज़्यादा हमें एडवांटेज जो है यहाँ नेचर से मिलते हैं,
जैसे कि हमने देखा कि फूड मिलता है हमें, फूड के अलावा हमें फायरवुड मिलती है, हमें फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा हमें मेडिसिन मिलती हैं। फिर नैरो में नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है लगभग 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा ट्रेडिशनल मेडिसिन जो ऑब्टेन होती है हमें 25,000 स्पीसीज ऐसे प्लांट के यूज्ड बाई। तो आपको स्पीसीज का नंबर याद रखना है यहाँ पे, ये वाला 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट के लिए यूज़ किए जाते हैं, नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो है उनको यूज़ करते हैं। और मोर देन 25% ड्रग कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, प्लांट से ही ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग में और ज़्यादा जो रिसोर्सेज को लगा करके पता किया जा रहा है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग के द्वारा कि कौन से यूजफुल प्रोडक्ट हम प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये पता किया जा रहा है। नेशन इंडोड विद द रिच बायोडाइवर्सिटी की जिनमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच हैं उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है नेचर से ले सकते हैं कंट्रीज़। तो ये बताया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जिसके पास ज़्यादा है वो कंट्री आज के टाइम में सबसे रिच कंट्री है, सबसे ज़्यादा उस कंट्री के पास बायोडाइवर्सिटी होगी तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, उसके पास में रिसोर्सेज होंगे तो आने वाले टाइम में वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे रिच कंट्री के यहाँ कि मतलब है सिंपली जिसके पास सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वही ज़्यादा सबसे रिच होगा। तो हमने यहाँ पे नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स देखे बेटा। अब हम देखते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच में क्या क्या आता है। ब्रॉड में देखो सिंपल सा समझो, मान लो अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई तो वो एयर के साथ फ्लो करके किसी दूसरे कंट्री में भी जा सकती है, उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर सबका कॉमन है, एटमॉस्फेयर में कोई डिवीज़न नहीं है। तो मान लो यहाँ के प्लांट ने प्रोड्यूस किया किसी कहीं और के प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन बनी वो हमारे कंट्री में भी आ सकती है। तो ये कैसा अप्रोच हो गया बेटा, ब्रॉड हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जितने ज़्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे, ट्रीज हम लगाएंगे, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे बेटा, तो उससे सबका फ़ायदा होगा, सिर्फ हमारा ही नहीं दूसरों का भी फ़ायदा होगा। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेज जैसे इसके अलावा बेटा पोलिनेशन में फ्रूट्स बनते हैं, तो एनिमल्स अगर ऐसा काम ना करें तो प्लांट्स फ्रूट नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर इसमें देखो फ़ायदा एनिमल्स को भी उनको फ्रूट खाने को मिल जाते हैं और प्लांट्स को फ़ायदा ये हुआ कि सीड बन जाते हैं और सीड बनने से नए प्लांट बन जाते हैं। तो इससे फ़ायदा सबका हो रहा है बेटा। तो ना तो प्लांट्स जो है एनिमल्स के बिना पोलिनेट कर सकते हैं और जो पोलिनेटर्स हैं ना वो प्लांट के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये दोनों का एक तरीके से इंटरडिपेंडेंस हो गया। तो ऐसे और बहुत सारे जो है यहाँ पे एडवांटेज हैं, उनकी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए मेजर रोल इन द इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड। जो बायोडाइवर्सिटी का उसमें मेजर रोल है बेटा, जैसे कि अमेजोन फॉरेस्ट जो होता है एस्टिमेट टू प्रोड्यूस लगभग कितना 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर में जो आ रही है बेटा, उसका 20% मतलब है वो 1/5। तो यहाँ पे 5 में से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है एटमॉस्फेयर में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट से। किसके द्वारा बनती है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनती है। तो 20% के आसपास जो है टोटल ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आ रही है एटमॉस्फेयर में बेटा, अमेजोन फॉरेस्ट से। पोलिनेशन की बात हो रही है, पोलिनेशन अनदर सर्विस है बेटा, जैसे प्रोवाइड थ्रू द पोलिनेटर्स के द्वारा, जैसे कि बीज इसमें पोलिनेटर का काम कर सकते हैं, बर्ड्स कर सकते हैं, बम्बल बीज, बैट्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। प्रोवाइडर्स फ्रूट और सीड हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं पोलिनेटर्स, तो ये इनका मेन रोल रहता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेटा ये हमारे यहाँ पे तो और ब्रॉड में क्या जाएंगे, अदर इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो हैं दैट वी ड्राइव फ्रॉम नेचर, जैसे कि एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू द थिक वुड्स, जैसे कि गहरे जंगल के अंदर घूमने का एक अलग ही वो मज़ा होता है बेटा। गर्मी के टाइम में अगर आप घूमोगे जंगल में तो आपको एक अच्छा एहसास में फील होगा क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो एस्थेटिक प्लेजर हमें वहाँ का अलग ही होता है। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, जैसे गर्मी आती है बेटा तो वहाँ उस समय में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उन फ्लावर्स को देखने से हमें अच्छा लगता है। तो ये एक एडवांटेज है नेचर का अपने आप में बेटा। वेकिंग अप टू ए बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग, जैसे पक्षी जो बुलबुल है वो अगर किस तरह सॉन्ग गाती है तो बेटा उसके आवाज़ से जो है हमें मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है। तो ये सारे क्या हैं, बहुत सारे ब्रॉड यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है या आर्गूमेंट जो है हमें फ़ायदा होता है कंजर्व करने से बायोडाइवर्सिटी को। एथिकल आर्गूमेंट की बात करें बेटा, एथिकली फॉर
कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी जो है रिलेट्स टू द व्हाट वी ओ टू द मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंड माइक्रोब। कह रहा है कि अर्थ के ऊपर इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोब हैं तो हम उनके कर्जदार हैं। क्यों कर्जदार हैं? बिकॉज विद होम वी शेयर दिस प्लांट, हम उनके साथ रहते हैं तो हमारे लिए जो है प्लांट भी इम्पोर्टेंट है, माइक्रोब भी हैं, सबका अपना एक रोल है। तो इसलिए हमें क्या है कि फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली जो है वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू। हर एक स्पीसीज़ की एक अपना रोल है इस अर्थ के ऊपर, हर एक का फिलोसफिकली या स्पिरिचुअली सोचोगे तो हर एक का अपना एक रोल है। इवन इफ इट मे नॉट बी ऑफ करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू अस, ये उसका अब भी हो सकता है उतनी वैल्यू नहीं है उस स्पीसीज़ की, लेकिन बाद में उसकी जो है या फिर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो देयरफॉर इसमें कहता है कि फिर एथिकल आर्गूमेंट में भी है मॉरल ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है बेटा टू केयर फॉर देयर वेलबींग, उन स्पीसीज की सबकी जो है केयर करना, एंड पास ऑन आवर बायोलॉजिकल लेगेसी इन गुड ऑर्डर, और हमारी जो बायोलॉजिकल लेगेसी थी, जो बायोडाइवर्सिटी थी, उसको एज इट इज़ टू द फ्यूचर जनरेशन्स तक उनको पहुंचा देना हमारी जिम्मेदारी बनती है बेटा। तो ये इतने सारे हमारे जो ऊपर जो हैं इतने सारी चीज़ों के जो कर्ज है एक तरीके से प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रोब्स का, तो जैसा हमें बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है वैसे कि वैसे उसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे तो भी सफिशेंट है बेटा, विदाउट डिग्रेडिंग दैट, उसको ख़राब किए बिना ऐसा अगर हम करेंगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो फ्यूचर जनरेशन्स तक वो एज इट इज़ गुड ऑर्डर में पास हो जाए हमारी बायोलॉजिकल लेगेसी, तो ये भी हमें इंश्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके बहुत ज़्यादा हार्म होने के जो है हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसलिए मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि हम इसको एज इट इज़ उसको पास कर दें हमारी बायोलॉजिकल लेगेसी को नेक्स्ट जनरेशन में। तो हमने देखा कि बेटा यहाँ पे नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट, ब्रॉड यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट और एथिकल आर्गूमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है, जैसे हमने पढ़ा है, बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं। एक वर्ड आया था बेटा बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो मतलब लिविंग, प्रोस्पेक्टिंग जो है फाइंड आउट करना, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे। बेटा देखो मॉलिकुलर का मतलब है डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, फैट, इस लेवल पे एक्सप्लोर करना। जेनेटिक मतलब बेटा उनके जीन्स को एक्सप्लोर करना, उस प्लांट के एनिमल्स के जीन्स को एक्सप्लोर करना। स्पीसीज लेवल मतलब स्पीसीज को एक्सप्लोर करना। डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उनसे हम जो है किस तरह के इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर ये इस प्रोसेस को हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो जहाँ पे हम नए इकोनॉमिक वैल्यू के प्रोडक्ट्स के बारे में हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उनके बारे में हम जहाँ जिस लेवल पे स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर या जेनेटिक या स्पीसीज लेवल पे, तो उसको एक्सप्लोर करने को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके जाना, डेफिनेटली आएगा। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, एक्सप्लोरिंग द मॉलिकुलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो इस वीडियो में बेटा हमने देखा कि वाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, उसके पीछे के 3 हमने रीजंस की कैटेगरी बनाई है। तो ये तीनों को हमने डिस्कस किया है और तीनों के बारे में बहुत आसानी से आप समझ गए हैं। इसलिए वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।